हेलो एवरीवन, आइए हमारी जो इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अगले टेस्ट पे आते हैं, टेस्ट नंबर 24 पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो कौन से देश की कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है? आयरलैंड, कनाडा, यूएसए या अर्स्टवाइल यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन। तो सही जवाब है यूएसएसआर। Which committee was formed to make recommendations about the fundamental duties? यानी दिए गई कमिटीज के जो नाम दिए गए हैं, यानी जो भी कमिटीज के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी कमिटी है जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देने के लिए बनाया गया था? राजमन्नार कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, के संतनाम कमेटी या नरसिम्हन कमेटी? तो सही जवाब है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं इस कमेटी के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ कि आगे वाले क्वेश्चंस में इसके रिगार्डिंग और भी कुछ चीजें बताई गई हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर 1 इज आर्टिकल 51A क्लॉज B talks about to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Pair 2 says Article 51A clause F talks about to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture. And pair 3 talks about Article 51A clause I, which talks about to safeguard public property and to observe violence. And which of the following statements or pairs is incorrect? यानी जो दिए गए पेयर हैं उनको कंसिडर करना है और हमें ये बताना है कि कौन से पेयर इनकरेक्टली मैच्ड हैं। पहला पेयर ये कह रहा है कि 51A क्लॉज बी बात करता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और पेयर 2 ये कह रहा है कि आर्टिकल 51A क्लॉज एफ बात करता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, और वहीं पेयर 3 बात करता है आर्टिकल 51A क्लॉज आई टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, यानी वायलेंस का त्याग करके पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना। तो कौन सी पेयर्स इनकरेक्टली मैच्ड है? ओनली वन, यानी 51A क्लॉज एफ बात करता है वैल्यू एंड प्रिजर्व करने की, जो हमारा रिच हेरिटेज है उसको, वहीं आर्टिकल 51A क्लॉज आई बात करता है सेफ गार्ड करने के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व वायलेंस को। वहीं आर्टिकल 51A क्लॉज बी बात करता है कि हमें चेरिश करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए जो भी नोबल आइडियाज हमारे नेशनल स्ट्रगल में जो फ्रीडम के लिए हुआ था उसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। स्टेटमेंट 1 टॉक्स अबाउट द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट इनकॉर्पोरेट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. And statement 2 says the framers of the constitution incorporated the duties of state in the constitution in the form of articles for state policy. So which of the following statements is are correct? यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी है हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सिटीजन की उसे इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, यानी संविधान में उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं बनाया था। और जो स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के यानी संविधान निर्माता जो थे उन लोगों ने स्टेट की जो ड्यूटी थी यानी गवर्नमेंट की जो ड्यूटी थी उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में के नाम पे प्रावधान बनाए गए थे स्टेट में। तो सही स्टेटमेंट कौन सी है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन? तो सही जवाब है बोथ, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट पहली थी वो ये कह रही थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं दी गई थी, और स्टेटमेंट 2 ये कह रही थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे स्टेट पॉलिसी को एक तरह से क्या है, हमारा जो स्टेट है, हमारा जो गवर्नमेंट है उसकी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002, यानी सन 2002 में कितनी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में? ये एक्ट के रिगार्डिंग है कि क्या कोई एक्ट बना था जिसने कोई नया फंडामेंटल ड्यूटी दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को? तो ऑप्शन है 0, 1, 2 या 3। तो सही जवाब है 1। एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, और वो कौन सी थी ये आपको बताना है कमेंट्स में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर एन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 आर्टिकल 51A, पार्ट 4A आर्टिकल 51, पार्ट 4A आर्टिकल 51A एंड पार्ट 5A आर्टिकल 51A। यानी जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दी हुई हैं? पार्ट 4 के आर्टिकल नंबर 51A में, पार्ट 4A के पार्ट आर्टिकल 51 में,
या पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में या पार्ट 5A के आर्टिकल 51A में? तो सही जवाब है पार्ट 4A आर्टिकल 51. Now question number 7. Consider the following pairs. First pair talks about part 4 talks about the union. Pair 2 is part 6 talks about the states, and pair 3 says that part 7 talks about the union territories. And which of the following pairs are correct? यानी दिए गए जो पेयर्स हैं उनमें से कौन से सही हैं? पहला पेयर ये कह रहा है कि पार्ट 5 डील करता है यूनियन से, पेयर 2 ये कह रहा है पार्ट 6 डील करता है स्टेट से, और पेयर 3 ये कह रहा है पार्ट 7 डील करता है यूनियन टेरिटरीज से. तो कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड है? ओनली 1, 1 एंड 2, ऑल या 2 एंड 3? सही जवाब है 1 एंड 2. यानी पार्ट 5 जो है वो डील करता है यूनियन से, पार्ट 6 डील करता है स्टेट से, लेकिन हमारा यूनियन टेरिटरी से डील करने वाला पार्ट है पार्ट 8, इसलिए 1 एंड 2 ही सही है. अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे. Consider the following statements regarding fundamental duties. Statement 1 says all of them are moral duties, while statement 2 says they refer to such values which are alien to Indians. Which of the following statements are correct? यानी हमें ये बताना है कि ये जो इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट्स फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग दी हुई हैं. स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जो सारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो मॉरल ड्यूटीज हैं, और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि ये ऐसी वैल्यूज के बारे में बात करता है जो कि इंडिया में नहीं थी और बाहर से हमने अपनाया है. तो सही जवाब है नन. यानी जो ड्यूटीज हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें से कुछ मॉरल ड्यूटीज हैं, वहीं कुछ सिविक ड्यूटीज हैं हमारी, और ये रेफर करता है ऐसी वैल्यूज को जो एक तरह से इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट रही हैं, उसकी मैथोलॉजी, रिलीजन और प्रैक्टिसेस का हिस्सा रही हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. Consider the following statements regarding fundamental duties and directive principles of state policy. यानी फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है. Which of the following statements is are correct? Statement 1, all the fundamental rights extend to all persons whether citizens or foreigners, and statement 2 says the fundamental duties are confined to citizens only and do not extend to foreigners. यानी स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो जो सिटीजन्स हैं उनको भी मिलता है और फॉरेनर्स को भी मिलता है. वहीं स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो सिर्फ सिटीजन्स की हैं और फॉरेनर्स की ड्यूटीज नहीं है. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें? ओनली 2. यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं और फॉरेनर्स पे ऐसी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. हालांकि जो स्टेटमेंट 1 है उसमें ऑल वर्ड यूज हुआ है, यानी फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिटीजन्स के लिए हैं, लेकिन फॉरेनर्स के लिए भी कुछ राइट्स दी हुई हैं, ना कि ऑल. इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है. और वो कौन कौन सी हैं? आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये सिटीजन्स हो चाहे फॉरेनर्स, ये दोनों का अवेलेबल है. अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिशिएबल, एंड स्टेटमेंट 2 सेज the constitution does not provide for direct enforcement by the courts. यानी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है. स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिशिएबल, और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया है कि कोर्ट्स द्वारा ये डायरेक्टली एनफोर्स किया जा सके. तो सही जवाब है बोथ. यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी अगर इनका उल्लंघन कोई करता है तो हम किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं वायलेशन के लिए. और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई प्रावधान बनाया नहीं गया था कि इनके एनफोर्समेंट को लेके हम कोर्ट्स के पास जा सकें. आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी. बाकी कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो हमें ज़रूर लिखें. थैंक यू वेरी मच. डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं या बाकी किसी भी सोर्स को प्रेफर कर सकते हैं. ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर हैं और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में उनसे रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं. थैंक यू वेरी मच.